एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ाने जा रहे हैं। इसे आप पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं वर्ण क्या है। वर्ण, जैसे आप देख रहे हैं, वर्ण क्या है? वे सबसे छोटी दुनिया, मुख से उच्चरित प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण कहते हैं, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो आप समझ गए ना, मुख से निकलने वाली वे ध्वनियाँ जिनका हम लिख कर प्रयोग करते हैं, उन्हें ही वर्ण कहते हैं। इन वर्णों के खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। इन ध्वनियों के खंड नहीं किए जा सकते। मुख से उच्चरित ध्वनियों को लिख कर देते हैं, तब ये वर्ण कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? तो प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी ध्वनियाँ होती हैं और प्रत्येक ध्वनि के निश्चित वर्ण होते हैं। इन वर्णों के लिखने के लिए एक विशेष क्रम और व्यवस्था होती है। वर्गों के रूप में या समूह के रूप में क्रमबद्ध स्वरूप जब हम प्रयोग करते हैं तो उसे ही वर्णमाला कहा जाता है। अर्थात वर्णों के विशेष क्रम की व्यवस्था को ही वर्णमाला कहते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं वर्णों के भेद की, कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 अयोग व नंबर 3 व्यंजन। अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहले स्वर की, कि स्वर क्या हैं। वॉवेल्स, जिनका आप अंग्रेजी में वॉवेल्स के रूप में प्रयोग करते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब आपने देखा कि अंग और आहा का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया, उनकी गणना नहीं की गई। चलिए, अब हम सबसे पहले, क्योंकि हम बात स्वर की ही कर रहे थे, तो आपने देख लिया कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी है। अब बात करते हैं स्वरों के भेद की, कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कुछ स्वरों का उच्चारण करने में समय कम लगता है, तो कुछ में अधिक। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब सबसे पहले बात करेंगे ह्रस्व स्वर की, कि ह्रस्व स्वर क्या है। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। आप आ उच्चारण करें, कितना कम समय लगता है, और आप इसे अकेला बोल भी नहीं सकते। आप जब इसे बोलेंगे तो ये बड़ा आ के रूप में ही होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं दीर्घ स्वर, जो मैंने अभी आपको एक उदाहरण के तरीके से समझाया। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय अधिक लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ओके। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्वर के तीसरे रूप की, जिसे कहते हैं प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर क्या है? कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक, जिसका प्रयोग हम करते हैं, जैसे ओम। ओम का उच्चारण करते हैं तो आ, उ, मा, ओम, तो ये प्लुत स्वर है। अर्थात ह्रस्व स्वर की अपेक्षा प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है। प्रायः संबोधन या दूर से पुकारने के लिए स्वरों के प्लुत रूप को ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए किसी भी स्वर का उच्चारण प्लुत स्वर के रूप में किया जा सकता है। किसी को पुकारते समय जिस स्वर का देर तक उच्चारण किया जाता है, उसे लिखते समय उसी के आगे लिख दिया जाता है, जैसे 3 गुना। अर्थात जैसे हे राम। हे राम आपने बोला, आप किसी का नाम बुलाइए, मोहन, तो आपने मो लंबा समय लिया ना,
तो ये प्लुत स्वर हो गया, अर्थात जब आप किसी का नाम पुकारते हैं तो वो भी प्लुत स्वर में ही परिवर्तित हो जाता है। आजकल प्लुत स्वर का प्रयोग प्रायः नहीं किया जाता। अब बात आती है स्वरों के मात्रा और चिन्ह की। तो आप देखते हैं कि स्वरों के मात्रा चिन्ह, मात्रा कभी का की, खा की, गा घा की नहीं होती। मात्रा जब भी लगती है तो स्वरों की ही लगती है, समझ गए ना। तो स्वरों का प्रयोग हम जब व्यंजन के साथ करते हैं तो उनका प्रयोग मात्राओं के रूप में ही करते हैं। मात्राओं में आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, हमेशा स्वर ही मात्राओं के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं अयोगवाह की अयोगवाह किसे कहते हैं। तो आ, अंग और आहा, अंग और आहा ये दोनों ध्वनियाँ ऐसी हैं जो न स्वर हैं न व्यंजन, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। जो योग ना होने पर साथ हो तो इनको क्या कहते हैं, अयोगवाह। अब बात करते हैं कि फिर अंग का प्रयोग करते कैसे हैं। तो अनुस्वार और अनुनासिक के रूप में हमेशा प्रयोग अंग का किया जाता है। तो इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह ये होता है, ठीक है। तो अनुस्वार का, अनुनासिक क्या है, जहाँ पर प्रयोग हम चंद्रबिंद का करते हैं। तो अनुस्वार और अनुनासिक इसका चिन्ह अंग है, इसका उच्चारण नाक से होता है। अंगूर, लंगूर, बंदर, इनमें सब में आपने क्या अंग की बिंदी का प्रयोग किया। और अनुनासिक इसका प्रयोग चंद्रबिंद है, इसका उच्चारण नाक व मुंह दोनों से होता है। जैसे मुंह, हंसना, चांद, तो इसका प्रयोग चंद्रबिंद के रूप में किया जाता है। अब बात आती है कि अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या होता है। तो अनुस्वार और अनुनासिक में उच्चारण भिन्न है। अनुस्वार में हवा नाक, अभी मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि अनुस्वार में हवा नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जैसे बंद में अनुस्वार की ध्वनि में हवा नाक से निकलती है, जबकि हंसना में अनुनासिक को ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट अब आप इतना समझ गए होंगे। अब बात करते हैं विसर्ग की कि विसर्ग क्या है। विसर्ग इनका चिन्ह अभी आपको मैंने दिखाया इन सर्किल करके कि इसका चिन्ह ये होता है। विसर्ग को हिंदी वर्णमाला में स्वरों में साथ लिखने की परंपरा है, परंतु विसर्ग को ना तो स्वर माना जाता है और ना ही व्यंजन। इसका उच्चारण ह, वो भी ह कौन सा, ये हलंत वाला ह की तरह किया जाता है। इसका उच्चारण केवल संस्कृत भाषा में तत्सम शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे प्रातः, प्रायः, पुनः, तो आपने देखा हा उच्चारण हो रहा है, इनके साथ में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हलंत की कि हलंत क्या है। इसका प्रयोग व्यंजन वर्णों के नीचे किया जाता है। यदि किसी व्यंजन में स्वर ना मिला हो तो उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगाकर उसे स्पष्ट किया जाता है। हल का चिन्ह व्यंजन के नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा के रूप में लगाकर किया जाता है। चलिए अब बात करते, तो स्वरों की तो बात मैंने आपसे पूरी कर ली। चलिए अब आपको बात करते हैं व्यंजन की कि व्यंजन क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से वायु रुककर मुख से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, किसी अन्य वर्ण की सहायता बिना लिए होता, जबकि व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। जैसे, अच्छा एक बात आपको बता दें, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, का से लेकर का से ज्ञा तक, ज्ञा ज्ञानी जानते हो ना, का से लेकर ज्ञा तक ऐसा कोई भी वर्ण नहीं है, कोई भी, जिसमें छोटा आ मिश्रित ना हो, ठीक है। क्योंकि बिना आ की ध्वनि के उच्चारण हम किसी भी व्यंजन वर्ण का कर ही नहीं सकते। आप बोलिए, का बोलिए, माँ बोलिए, पा बोलिए, धा बोलिए, ना बोलिए, ज्ञा बोलिए, एनीथिंग, कुछ भी, सभी में आपके आ वर्ण का उच्चारण होता ही है। अब बात करते हैं व्यंजन के भेदों की। व्यंजन का भेद कितने हैं। तो व्यंजन के भेद मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। एक तो है प्रयत्न के आधार पर, दूसरा उच्चारण के आधार पर। अब प्रयत्न के आधार पर सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं।
जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से माँ तक व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं और प्रत्येक व्यंजन के 5 वर्गों के जो पहला वर्ण है उसी के नाम से इसके वर्ग की पहचान होती है। दूसरी बात, ये टोटल, ये देखिए ये 5 हैं और ये भी 5 हैं, ठीक है, तो ये 25 होते हैं। इनकी संख्या टोटल 25 होती है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं संख्या में, ठीक है। तो पहले वर्ग जो इनका वर्ण का जो पहले एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं उनका जो पहला वर्ण है उसी के नाम से इनके वर्ग को जाना जाता है। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनकी संख्या टोटल 25 होती है। चलिए अब आपसे बात करते हैं अंतःस्था व्यंजन क्या होते हैं। तो अंतःस्था व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुंह के किसी भाग में पूरी तरह स्पर्श करती है उन्हें अंतःस्था व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थन व्यंजन का अर्थ है बीच में स्थित होना, जैसे य, र, ल, व, ये 4 अंतःस्था व्यंजन हैं। ये चारों स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित हैं, इसीलिए इन्हें अंतःस्था व्यंजन कहा जाता है। अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की कि ऊष्म व्यंजन क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से हवा तेज गति से रगड़ खाने से ऊष्मा प्रदान करती है, गर्मी प्रदान करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, शा, स, ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। अब उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद, तो सबसे पहला है अल्प प्राण व्यंजन, दूसरा है महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन में क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम होती है, अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ये निम्नलिखित हैं क, ग, अंगा, चा, जा, इया, द, ढ, ण, त, द, न, प, ब, म। तो आप देख रहे होंगे कि ये अपने वर्ग का हर तीसरा व्यंजन है। का, गा है, ठीक है, तो हर अपने वर्ग का हर उसमें आप तीसरा व्यंजन लेंगे तो वो अल्प प्राण है। इसके बाद महाप्राण में क्या है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा अधिक मात्रा बाहर निकलती है, अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में और अधिक वेग से निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे ख, ठीक है, ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ, भ, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ इनमें क्या होता है कि मुख से उच्चारण करते समय वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। अब बात करते हैं कि व्यंजन के भेद, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या है, इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। द्वित्व व्यंजन जब एक समान ध्वनियाँ मुख से 2 बार निकलती हो जाए या जिनका उच्चारण 2 बार सुनाई देता हो, उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे चक्का, छक्का, मक्का, सच्चा, बच्चा, कच्चा। तो आप देख रहे हैं ना कि हर वर्ण हर व्यंजन का प्रयोग हमने 2 बार किया। च, चा आया, क, का आया, ठीक है ना, द और दा आया, गद्दा, दद्दा। तो इनमें सब में क्या है, द्वित्व व्यंजन माने एक ही व्यंजन वर्ण का उच्चारण जब 2 बार होता है। अच्छा, तो पहली ध्वनि छोटी होती है इसलिए उसका आधे वर्ण का ही उच्चारण किया जाता है, ठीक है। तो अब चलिए इसके तो आप समझ गए होंगे द्वित्व व्यंजन क्या है। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जब 2 अलग अलग व्यंजन ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का और श छा बन जाते हैं, शा और रा श्री बन जाते हैं, श्रा बन जाते हैं, जा और इया ज्ञा बन जाते हैं और ता और रा त्रा बन जाते हैं। तो छति, क्षत्रिय, क्षण, रक्षा आदि शब्दों में जैसे आप छा का प्रयोग करते हो, ठीक है, छ और ज्ञा, श
और त्र, ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में कम से कम 2 ध्वनियां उच्चारण में मुख से बाहर निकलती हैं। अब बात करते हैं रा व्यंजन का प्रयोग करते समय नीचे लिखी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। र में स्वर ना होने से इसे रेफ कहा जाता है। इस दशा में र अपने अगले वर्ण के ऊपर सर्पाकार रूप में क्या होता है? जैसे हम प्रयोग करते हैं इसको इस रूप में प्रयोग करते हैं, और के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि के रूप में। यदि र से पहले वाला व्यंजन ना हो तो र में उस व्यंजन के नीचे रेफ लग जाता है, ऐसे लग जाता है जैसे प्रश्न में लगाते हो ना, इस तरह से। ये देखिए भ्रम, प्रकार, क्रम, ग्रह आदि में। अब छोटी पाई वाले व्यंजनों के साथ इनका प्रयोग इसमें इस रूप में होता है, जैसे ट्रॉफी, ट्रक, है ना, ट्रेन, तो देखिए ट्रक, ड्रेसिंग, ड्रम आदि में। अब ता और शा व्यंजनों के साथ रा अथवा अन्य रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे त्रिभुवन, त्रिफला, श्रवण आदि इसमें त्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसमें ता और रा दोनों ही उच्चारण स्पष्ट रूप से हो रहे हैं। अब बात करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान की। ये प्रश्न बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आज से लगा के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जब आप देंगे उसमें ये जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। जिनको आपने अपनी जूनियर कक्षाओं में पढ़ा है वे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इनका ध्यान बहुत अच्छे से रखिएगा। तो मुख से जिस भाग से वर्ण बोला जाता है उस भाग को उच्चारण स्थान कहते हैं। नीचे सभी वर्णों के नाम, उच्चारण स्थान और उच्चारण के नाम दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं क, ख, ग, घ, मतलब देखिए क, ख, ग, घ, छ, ह और छोटा बड़ा, इसको कंठ से, ये कंठ स्वर हैं। चा, छ, जा, झ और पा, शा, ई, बड़ी ई, जा, ये तालव्य हैं, तालु से बोले जाते हैं। टा, ठा, डा, ढा, रा, बा, री, वा, ये मूर्धा हैं, ये मूर्धव्य हैं। ता, था, दा, धा, ला, सा, ये दंत है, दंतव्य हैं। पा, फा, बा, भा, ऊ और फा, ये ओष्ठ हैं, ओष्ठव्य हैं। ए और ऐ, ये कंठ और तालु से हैं, कंठ तालव्य हैं। ओ और औ, ये कंठोष्ठ हैं, ये कंठोष्ठ हैं। व दंतोष्ठ हैं, दंतोष्ठ हैं। अंग, अंगा, या, अणा और सा और मा, ये नासिका से, ये नासिक के हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कौन से वर्ण का उच्चारण कहाँ से और किस तरह से होता है। स्मरणीय तथ्यों में देखिए कि ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, वर्णों के विशेष क्रम और व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों में वायु रुककर मुख से निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से हवा तेज गति से बाहर रगड़ खाने से निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब 2 समान व्यंजन ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब 2 अलग अलग व्यंजन ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इस पार्ट को आप कभी भी भूलिएगा नहीं। इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा और सदैव अपने मस्तिष्क में इसे स्थायी रूप में रखिएगा, क्योंकि ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके प्रश्नों को पूछा जाता है। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।